Namaskar, this is Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. Dear students, in the previous class, we began to study how free is the press. Our study itself, we studied about the difficulties, about the restrictions the press faces in general life in most part of the world. Thereafter, we also came to know that how press is controlled by various means, at times by the government, by the advertising agency, and how critical it is for the press to maintain a balance. तो हमने ये भी पढ़ा था कि प्रेस पर किस तरह का नियंत्रण होता है, सरकारें किस तरह से नियंत्रण करना चाहती हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो विज्ञापन कंपनियां हैं वो किस तरह से प्रेस की आज़ादी पर नियंत्रण करना चाहते हैं या प्रेस की आज़ादी को प्रभावित करते हैं। सो दीज वर द थिंग्स वी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास. लेट अस सी व्हाट वी आर हैविंग टुडे for the remaining parts of the story. So let us see the next part. This means that the cheap daily paper which goes everywhere and has most influence. इसका मतलब ये है कि जो cheap daily paper है, जो सस्ती अखबारें हैं, which goes everywhere and has most influence, जो हर जगह बिकती हैं और जिसका प्रभाव भी काफ़ी अच्छा खासा है, is far less free देन द मोर एक्सपेंसिव वीकली और मंथली. तो उसकी आज़ादी कम है, उसकी आज़ादी कम है उस अखबार की तुलना में या उस प्रिंटेड मटेरियल्स की तुलना में, चाहे वो वीकली हो या मंथली हो. साप्ताहिक भी कुछ मैगजीन्स छपती हैं, मंथली भी छपती हैं, which draws a higher proportion of its revenue from sales, जिनको सेल से बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं. Therefore, it is only the comparatively rich who can afford to reward independent expressions of opinion. इस प्रकार लेखिका का मत है कि जो जिनके पास ज़्यादा रेवेन्यू आता है, उनके पास ज़्यादा फ्रीडम है, उसकी तुलना में जिनके पास कम रेवेन्यू है और चीप पब्लिकेशन है, इस तरह से. So therefore also what we could get here, that the newspaper agency, which is quite wealthy, which has wide circulation and which are quite affluent, quite rich, so they have larger freedom in comparison to the newspapers which are not that much wealthier. तो हम यहाँ ये सीखते हैं कि जिन अखबारों का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो उनकी जो आज़ादी है उसी तरह से अधिक भी है, और जिनके पास रेवेन्यू डेफिसिट, जिनके पास आर्थिक आय कम है, तो उनकी आज़ादी भी कम ही है. सी द नेक्स्ट वन. द सेकंड चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इज द वेल्थ ऑफ द मैन और कंपनी दैट ऑन्स इट. और दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत आय का अखबारों के लिए जो है, द मैन और कंपनी दैट ऑन्स इट. यहाँ हम मालिक की बात कर रहे हैं, जो उसके मालिक हैं, न्यूज़पेपर्स के मालिक हैं, वो कितने धनाढ्य हैं, वो कितने अमीर हैं. अकॉर्डिंगली इट्स पॉलिसी इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द पर्सनल एस्पेक्ट्स एंड पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ इट्स प्रोप्राइटर. और उसके साथ साथ ही जो मालिक है उसकी दौलत क्या है, उसके पर्सनल एस्पेक्ट्स, उसमें कितना राग द्वेष है, उसके अलावा पॉलिटिकल एम्बिशन, उसकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी तो नहीं है. तो ये सारी बातें भी तय करती हैं और ये सारी बातें भी जुड़ी हुई हैं प्रेस की आज़ादी से. या सो इन दिस पार्ट ऑल्सो वी स्टडीड नो अबाउट द वेल्थ ऑफ द प्रोप्राइटर. जो मालिक हैं उनकी संपत्ति कितनी है, वो कितने धनाढ्य हैं. एट द सेम टाइम हाउ एम्बिशियस ही इज, उसी वक्त वह कितना अभिलाषी है, कितना महत्वाकांक्षी है. तो ये सारी बातें भी किसी तरह से या somehow it is also related with the freedom of press. The failure, for example, असफलता उदाहरण के तौर पर, of a great newspaper magnate. Magnate बच्चों
हम जो जो जिसको आप बिजनेस डोयन कहते हैं, जो काफ़ी अमीर बिजनेस घराना होता है, उसे आप मैग्नेट भी कहते हैं, उसे आप टाइकून भी कहते हैं। तो प्लीज़ राइट डाउन दीज वर्ड्स, नो, इट विल हेल्प यू। सो मैग्नेट, रिच बिजनेसमैन, tycoon also the same, doyen also the same. So the failure, for example, of a great newspaper magnate to secure a government appointment may be the signal for the unleashing of a virulent campaign, virulent दुर्भावनापूर्ण जिसे आप कहें, in every organ which he controls against the minister or the party which has disappointed his ambitions. Yeah, the failure of, for example, of a great newspaper magnate to secure a government appointment may be the signal for the unleashing of a virulent campaign in every organ which he controls against the minister or the party which had disappointed his ambition. तो प्यारे बच्चों, यहाँ हम ये जानकारी हासिल कर रहे हैं कि जो मैग्नेट, न्यूज़पेपर मैग्नेट है, जिनके पास बहुत सारे पब्लिकेशंस होते हैं, और ऐसा सोचें कि अगर उस न्यूज़पेपर के जो मालिक हैं या वो पब्लिकेशंस के जो मालिक हैं, जो ऑनर हैं या जो प्रोप्राइटर हैं, उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है या उनके कुछ खास अपने एम्बिशंस हैं, और उस एम्बिशंस को अगर गवर्नमेंट या मिनिस्टर फुलफ़िल नहीं करती है, गवर्नमेंट नहीं फुलफ़िल करती है या कोई मिनिस्टर हेल्प नहीं करता है, तो उस सेंस में वह पब्लिकेशन अपने विभिन्न ऑर्गन से, जैसा कि न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, तो जो न्यूज़पेपर मैग्नेट हैं उनके पास बहुत सारे पब्लिकेशंस होते हैं, तो उन तमाम पब्लिकेशंस के द्वारा वो उसके खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च करते हैं, एंड इट बिकम्स रियली इन फैक्ट एज वी हैव जस्ट रेड द टर्म विरुलेंट, तो बिल्कुल द्वेषपूर्ण यह कैंपेन होता है. सो दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ द टाइम द न्यूज़पेपर्स, द न्यूज़पेपर बैरन यू कैन से, और द मैग्नेट, दे इंडल्ज इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी. इस प्रकार के क्रियाकलाप में वो शामिल होते हैं. ऐसा वो करते हैं टू फुलफिल देयर ऑन पर्सनल एम्बिशंस. वो निजी हित साधने के लिए ऐसा करते हैं. सो दिस इज वन ऑल्सो डार्क साइड ऑफ द प्रेस. यह भी प्रेस का एक काला हिस्सा है. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. द पब्लिक नोइंग नथिंग ऑफ द पर्सनल बायस. आम जन, आम लोग जिनको इस बात की थोड़ी भी जानकारी नहीं, वो कैसे जानेंगे कि यह उसका पर्सनल बायस है, यह उसका निजी राग, निजी द्वेष है किसी खास व्यक्ति या सरकार के प्रति. सो द पब्लिक नोइंग नथिंग ऑफ द पर्सनल बायस बिहाइंड द अटैक एंड लिटिल ऑफ द वास्ट नेटवर्क ऑफ द कंट्रोल which ties up whole group of the London and provincial press in the hands of a single man or combined, sees only that great number of what appear to him be independent organs are united in a single savage and persistent condemnation. तो आम जनता में एक प्रकार का कन्फ्यूजन होता है, वो भ्रम का शिकार हो जाती, आम जनता हो जाती है. वो ये तय नहीं कर पाती, समझ नहीं पाती कि आखिरकार इतने सारे पत्र पत्रिकाएं एक साथ किसी एक व्यक्ति का या किसी एक संस्था का कंडमनेशन कर रही है, उनकी वर्तना कर रही है, उनकी आलोचना कर रही है. सो दिस इज हाउ अ काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, अ काइंड ऑफ डायलेमा, नो, अ काइंड ऑफ डिल्यूजन इज क्रिएटेड among the public by the press to fulfill their own ambition, to fulfill their own vested इंटरेस्ट. अपने निजी हित को साधने के लिए अक्सर प्रेस अपने विभिन्न पब्लिकेशंस के द्वारा इस तरह के कैंपेन लॉन्च करते हैं, इस तरह के काम करते हैं. सी द नेक्स्ट वन प्लीज. अनलेस ही इज एक्सेप्शनली श्रीव्ड. अगर वह नागरिक बहुत ही चतुर नहीं है, चालाक नहीं है, श्रीव्ड मीन्स वेरी क्लेवर, नो, तो अगर वह व्यक्ति आम जन की बात लिख कर रही हैं कि अगर वह बिल्कुल चतुर नहीं है, बिल्कुल चालाक नहीं है, होशियार नहीं है, सो अनलेस ही इज एक्सेप्शनली श्रीव्ड, एक्सेप्शनली सिनिकल और ऑफ एक्सेप्शनली रिजॉल्यूट, या बिल्कुल दृढ़ नहीं है, दृढ़ संकल्प का व्यक्ति नहीं है, एंड इंडिपेंडेंट माइंड, और बिल्कुल उन्मुक्त विचार का व्यक्ति नहीं है, स्वतंत्र विचार का व्यक्ति नहीं है. ही कैन स्कैर्सली, बड़े ही मुश्किल से, स्कैर्सली हार्डली, बहुत मुश्किल से, तो ही कैन स्कैर्सली हेल्प
being influenced, तो वह बगैर प्रभावित हुए रह नहीं सकता है, उसका प्रभावित होना अवश्यंभावी है। एंड हैविंग इज वोट इन्फ्लुएंस्ड, और इस तरह से जैसा कि आप सब जानते हैं डेमोक्रेसी में इलेक्शन का, वोट का बहुत बड़ा रोल होता है, इजंट इट। तो अगर जनता प्रभावित होती है इस तरह की बातों से, इस तरह के समाचारों से, तो वह स्वाभाविक है कि उसके वोट देने की जो प्रक्रिया है या उसके वोट देने का जो प्लान है वह भी इससे प्रभावित होता है, वह भी इससे अछूता नहीं रहता है। एंड हैविंग इज वोट इन्फ्लुएंस्ड एंड इट इज odds that he will never realize the nature of the pressure brought to bear upon him। लेकिन दुर्भाग्य यह भी है कि वह इसके पीछे की जो साजिश है, इसके पीछे का जो खेल है, उसे वह समझ नहीं पाती है, वह आम जनता। तो इट्स रियली अ बिग चैलेंज, इजंट इट? व्हाट डू यू थिंक चिल्ड्रन? आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है बच्चों, कि इस तरह की बातों को डिटेक्ट करना, पहचानना, समझना, खुद में दृढ़ रहना, रिजोल्यूट रहना, यह सब बहुत ही कठिन कार्य है, उतना आसान नहीं है। तो आप यह समझ सकते हैं कि इस प्रकार के जो मिसलीडिंग न्यूज़ होते हैं, जो अफवाहपूर्ण खबर होती है, यह जनमानस को अवश्यंभावी रूप से प्रभावित करती है, जनता इससे प्रभावित होती हैं और इसका असर मतदान पर होता है। सो दिस इज व्हाट वी हैड टू स्टडी इन दिस part. Let us see the next one, but still more serious because more subtle। subtle का मतलब बच्चों सूक्ष्म होता है, जो बहुत कोई चीज़ जो बहुत बारीक है, जो सूक्ष्म है, जिसको जानना थोड़ा कठिन होता है, समझना थोड़ा कठिन होता है, उसे आप सबटल कह सकते हैं। बट स्टिल मोर सीरियस, लेकिन और सीरियस बात यह है, because more subtle than the control applied to individual papers by various kinds of interest is the control and censorship exercised by the press upon the news and opinions which it disseminates। तो ये जिस तरह की हम वेस्टेड इंटरेस्ट की बात किए कि जो निजी स्वार्थ होता है या अनेक प्रकार की जो राग द्वेष की भावनाएं होती हैं, इन सभी बातों से भी बढ़कर जो एक दूसरा पहलू है वो ये है कि सेंसरशिप एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेस अपॉन द न्यूज़ एंड ओपिनियंस व्हिच डिसिमिनेट्स। डिसिमिनेट्स का मतलब फैलाना होता है, प्रसारित करना होता है। तो जिस प्रकार का कंट्रोल, जिस प्रकार का नियंत्रण प्रेस खुद अपने न्यूज़ पर करती है, अपने समाचारों पर करती हैं, अपने प्रसारण पर करती हैं, वह एक और ही सीरियस बात है, वह एक और ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो here in this part we studied in fact about the censorship or control exercised by the press itself on its various organs while disseminating news। Let us see the next part। The control rests upon and exploits two basic assumptions about the public। और यह कंट्रोल किस बात पर निर्भर करता है बच्चों, इस बात को भी देखें। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, इसे आप समझ भी सकते हैं। आप जब अखबार पढ़ते होंगे, जब दूरदर्शन पर या अन्य चैनलों पर समाचार सुनते होंगे, तो इस बात को आप बारीकी से बखूबी समझ भी सकते हैं। द कंट्रोल रेस्ट्स अपॉन द एक्सप्लॉइट्स टू बेसिक एजम्पशंस अबाउट द पब्लिक। यह जन भावना के इन बिंदुओं पर निर्भर करती है। प्रेस के जो लोग हैं या प्रेस वाले, वह जनता के बारे में क्या सोचते हैं। That they have not the wit to distinguish truth from falsehood। अक्सर प्रेस मीडिया इस बात को समझकर ही जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैलाती है, तो वह मान चुकी है, वह मान लेती है कि जनता में ये विट नहीं है, ये बुद्धि नहीं है कि जो ट्रुथ और जो सत्य और असत्य के बीच का जो फ़र्क है उसे जनता समझ पाती है। तो वो समझती हैं कि जनता इस बात को समझने में नाकाबिल है, असक्षम है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, और इस तरह से वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग न्यूज लोगों में प्रसारित करते हैं। दैट दे डू नॉट केयर एट ऑल दैट ए स्टेटमेंट इज फॉल्स प्रोवाइडेड इट इज टिटलेटिंग। तो आम जनमानस इस बात को नहीं समझ पाती है कि जो खास समाचार है
वह सिर्फ महज झूठ का पुलिंदा है, उसमें सत्यता लेश मात्र भी नहीं है। सिर्फ अगर समाचार सनसनीखेज है, टिटिलेटिंग है, जिससे मनोरंजन होता हो, जिससे सनसनी फैलता हो, तो जनता उस बात को समझ लेती है। सो दीज आर द टू फैक्टर्स इन फैक्ट which the press understands. They think that the common people, they are unable to distinguish what is truth and what is falsehood. They are unable to understand the difference between truth and falsehood. This is what the press people assume, and that's why they spread misleading news. तो प्रेस इस बात को समझती है कि जनता सत्य और असत्य के फ़र्क को नहीं समझती है और इस तरह से वो मिसलीडिंग न्यूज़ को फैलाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वेदर इट इज़ ट्रुथफुल और नॉट, टिटिलेटिंग फैक्टर इज रियली अ क्रूशियल फैक्टर। तो अखबार वाले अक्सर सनसनीखेज खबर छापते हैं, सनसनीखेज खबर फैलाते हैं, जनता उसे सच मान बैठती है। सो दिस इज़ व्हाट इन फैक्ट दीज आर द टू फैक्टर्स which they assume, the press assume, and they disseminate misleading news among the public. Let us see the next part. Neither assumption is flattering. Neither assumption is flattering. इस प्रकार के जो assumptions हैं, इस प्रकार की जो बातें हैं, वो flattering हैं, वो सत्य से परे हैं. And indeed, between the language used privately by the late लॉर्ड नॉर्थक्लिफ, ये जो लॉर्ड नॉर्थक्लिफ हैं बच्चों, ये उस ज़माने में फर्स्ट वर्ल्ड वार के ज़माने में इंग्लैंड के एक न्यूज़ बैरन आप कह सकते हैं उनको, या जो मैग्नेट शब्द हमने जो इस्तेमाल किया था, इनके पास बहुत सारी पब्लिकेशंस थे। उन्होंने कुछ बातें फैलाई लोगों में अबाउट हिज ब्रिटिश रीडर्स एंड द लैंग्वेज यूज्ड पब्लिकली बाय हिटलर अबाउट हिज जर्मन रीडर्स। देयर इज वेरी लिटिल टू चूज. Both assume that readers can be made to believe anything. So neither assumption is flattering, and indeed between the language used privately by the late Lord Northcliffe about his British readers and the language used publicly by Hitler about his German. यहाँ लेखा कंपैरिजन कर रही हैं, तुलना कर रही हैं कि जिस तरह से लॉर्ड नॉर्थक्लिफ ने अंग्रेज इंग्लैंड के लोगों में जो खबरें फैलाई, जिस तरह के भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया अपने विभिन्न पब्लिकेशंस के माध्यम से, और जर्मनी का जो चांसलर डिक्टेटर हिटलर उस ज़माने में हुआ करता था, आप सब ज़रूर पढ़े होंगे, उसके बारे में सुने भी होंगे। तो हिटलर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल लोगों को मिसलीड करने के लिए जर्मनी में क्या करता था, सो द ऑथर डोरोथी एल सेयर्स, शी टेल्स अस दैट इट्स रियली वेरी हार्ड टू डिस्टिंग्विश। तो ये बहुत मुश्किल है दोनों में भेद करना कि नॉर्थक्लिफ की जो भाषा थी और हिटलर की जो भाषा थी, तो दोनों कंप्लीटली मिसलीडिंग थे। सी द नेक्स्ट वन, द रिजल्ट इज दैट एक्यूरेट रिपोर्टिंग, इसके परिणाम क्या होते हैं बच्चों? द रिजल्ट इज दैट एक्यूरेट रिपोर्टिंग, बिल्कुल एक्यूरेट रिपोर्टिंग, बिल्कुल सही सही खबरें, which used to be the pride of the old fashioned independent newspaper, पुराने ज़माने के जो अखबार हुआ करते थे, तो एक्यूरेट रिपोर्टिंग के बारे में उनकी जो सत्यता थी या उनकी जो प्रतिष्ठा थी वह बिल्कुल कायम थी। वो बड़े ही एक्यूरेट रिपोर्टिंग करते थे, वह सत्य के साथ चलते थे, उन समाचार जो भी होते थे सब सत्यापित होते थे, सही होते थे, और इस बात का गौरव उन्हें हासिल था। हैज़ लार्जली given place to reporting which is at best slipshods and at worst tendencies. लेकिन अब वो बात रही नहीं, अब वही समाचार, वही पब्लिकेशंस जिस तरह की झूठ परोसते हैं वह बिल्कुल अब्बाहजनक है, वह बिल्कुल टेंडेंशियस है, पक्षपातपूर्ण है बच्चों। सो हियर व्हाट द ऑथर इज टेलिंग अस, द ऑथर इज in fact making us aware about the old publications, that the old newspapers in earlier days, in their own way, they were comparatively truthful, or you can say they were very much truthful. But the newspapers, the various channels, the agencies which we face today or which we are having today, they are not like that. They are not like that. और तो उनकी सत्यता उस तरह से नहीं है. So you can say there is a degradation
देयर इज अ डाउनफॉल, एक प्रकार से समाचार पत्रों में एक गिरावट आई है। जिस तरह के समाचार पहले हुआ करते थे, जिस तरह से आम लोगों का विश्वास पहले के न्यूज़पेपर में हुआ करता था, वो आज नहीं रहा, वो डिग गया। सो दिस इज व्हाट वी स्टडीड इन दिस पार्ट। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। आई शुड लाइक टू इलिस्ट्रेट, लेखिका कह रही हैं वो कुछ आपको दर्शाना चाहती हैं, इलिस्ट्रेट करना चाहती हैं, विथ क्वाइट ट्रिवियल एग्जाम्पल्स ड्रॉन फ्रॉम पर्सनल लाइफ, कुछ अजीबो गरीब उदाहरणों के द्वारा जो उनके निजी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। द वेरियस वेज बाय विच बोथ फैक्ट एंड ओपिनियन कैन बी डिस्टॉर्टेड, वो कहती हैं कि बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से तथ्य जो फैक्ट है और विचार जो ओपिनियन है, इनको तोड़ मरोड़ कर परोसा जा सकता है, इनको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। सो दैट अ काइंड ऑफ स्मीयर ऑफ अनरियलिटी, इस प्रकार से एक प्रकार का दुष्प्रचार, असत्य का दुष्प्रचार कहें, इज स्प्रेड ओवर द होल न्यूज़पेपर पेज, पूरी तरह से झूठी खबरें उस अखबार के पन्नों पर छाप दिए जाते हैं। फ्रॉम रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक अफेयर्स down to the most casual items of daily gossip, from reports of public affairs, जो महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए पब्लिक अफेयर्स की बातें, तो उनके साथ साथ इस गॉसिप को भी उस पर छाप दिया जाता है। सो हियर चिल्ड्रन, द ऑथर इज टेकिंग अस फ्रॉम in fact from the matter or from the misleading news related with her own life। तो यहाँ प्यारे बच्चों, लेखिका हमें अपनी निजी ज़िंदगी के उदाहरण दे रही हैं किस तरह से झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। सी द नेक्स्ट वन। द फर्स्ट एग्जाम्पल which she is giving us, that is sensational headline, सनसनीखेज, जिस तरह से खुलासे आप कह सकते हैं, जो हेडलाइन आता है, नहीं तो सेंसेशनल हेडलाइंस, सनसनीखेज खबर। फॉल्स एम्फेसिस, किसी बात को चाहे वो झूठ हो, झूठ ही सही, लेकिन उसको काफ़ी ज़ोर से कहना, जोर देकर कहना, दैट इज एम्फेसिस। एंड सप्रेशन ऑफ कंटेक्स्ट, और जो कंटेक्स्ट है, जो संदर्भ है, उसको दबा देना, उसको छुपा देना। दिस ईयर, सो द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द ईयर ऑफ 1941, 1941 की वो बात हमसे कर रही हैं कि दिस ईयर एट द मेलबर्न कॉन्फ्रेंस में, सभा में, आई रेड अ पेपर डीलिंग विद द थियोलॉजिकल ग्राउंड्स फॉर द चर्च कंसर्न विद द पॉलिटिक्स एंड सोशोलॉजी। तो लेखिका एक पेपर प्रेजेंट की थी उस जमाने में, 1941 में, मेलबर्न कॉन्फ्रेंस में, और वो जो पेपर था वो थियोलॉजिकल ग्राउंड्स पर था। थियोलॉजी मीन्स धर्म की बातें कहना या धर्म से जुड़ी हुई बातें कहना, तो थियोलॉजी पर उन्होंने एक पेपर प्रेजेंटेशन किया। फॉर द चर्च कंसर्न विथ पॉलिटिक्स एंड सोशोलॉजी, और मुद्दा ये था कि चर्च, राजनीति और सोशोलॉजी, समाजशास्त्र, ये मुद्दे थे उसमें। सो द ऑथर, एज आई सेड यू, दैट शी हैज टेकन अस टू द एग्जाम्पल ऑफ हर फ्रॉम हर ऑन लाइफ, अपनी निजी ज़िंदगी के वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। एंड शी इज़ टॉकिंग अबाउट ए कॉन्फ्रेंस, मेलबर्न कॉन्फ्रेंस, इन विच शी हैड टू प्रेजेंट अ पेपर रिलेटेड विथ church, politics and sociology. So as the whole you can say theology. धर्म पर ये पेपर था जिसमें चर्च, राजनीति और सोशोलॉजी, समाजशास्त्र की बातें थी। So she is illustrating, she is giving this example to make us understand, वो हमें समझाने की, इस उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि how at times press reports misleading news, it spreads mere canards, and how it distorts the fact, and what is the impact of that on common people, और इस तरह से झूठी खबरों का आम जनमानस पर क्या प्रभाव होता है। So that we shall see in the next slide. Let us see the next part. So the importance of incarnation doctrine in this connection, इसमें incarnation आप लोग समझते हैं, अवतार के जो सिद्धांत हैं। आउट ऑफ 8,000 वर्ड्स, लेखिका लगभग 8,000 शब्दों में अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की। सम 250 dealt with the connection between Caesarism
and an undue emphasis placed on sexual and contrasted with financial morality. तो यहाँ इस बात को समझने की कोशिश करें कि 8000 वर्ड्स का प्रेजेंटेशन था, जिसमें प्रेस वालों ने सिर्फ 250 वर्ड्स चुने, और वह कौन कौन से वर्ड्स थे, किस तरह के वर्ड्स थे, किस तरह के विषय पर थे। तो यहाँ लेखा कर रही हैं कि बिटवीन सीजरिज्म, सीजर का नाम आप ज़रूर सुने होंगे, ही वॉज अ डिक्टेटर इन रोम इन एंशियंट हिस्ट्री। तो एक तरह से डिक्टेटरशिप को डील करता है सीजरिज्म। एंड एन अनड्यू एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन सेक्सुअल एंड कंट्रास्टेड विथ फाइनेंशियल मोरालिटी। उसके साथ सेक्सुअल, फाइनेंशियल और नैतिकता, मोरालिटी, तो ये सारी बातें थी। तो आप यूँ कहें, यूँ समझें कि 8000 नहीं 8000 वर्ड्स का वो प्रेजेंटेशन था, जिसमें प्रेस ने जानबूझकर सिर्फ 250 वर्ड्स को चुने, और वो सारे वर्ड्स जो थे, एज यू हैव जस्ट लर्न द वर्ड टिटिलेटिंग, जो सनसनीखेज करने वाले जो शब्द थे, दैट दे वर रिलेटेड नो विथ सेक्सुअलिटी, दे वर रिलेटेड विथ फाइनेंस, विथ फाइनेंशियल आस्पेक्ट, दे वर रिलेटेड विथ मोरालिटी, नैतिकता वगैरह की जो बातें थी वो 250 वर्ड्स में थी। तो प्रेस ने सिर्फ वही चुना। अब बच्चों, आप ये मुझसे सवाल पूछ सकते हैं या आप खुद समझने की कोशिश भी कर सकते हैं कि आखिरकार 8000 वर्ड्स में वो जो एक ढंग से आप कहें, क्योंकि पूरा का पूरा जो प्रेजेंटेशन था वह थियोलॉजी पर था, वह धर्म से जुड़ी ही बातें थी, जिसमें चर्च वगैरह, पॉलिटिक्स, सोशोलॉजी, ये सारी बातें थी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें थी, जो समाज से जुड़ी हुई बातें थी, जो आम जन के हित की बातें थी, उसको प्रेस ने इग्नोर किया, और वह सिर्फ सेंसेशनल आइटम्स को उसमें से पिकअप किया, पिक एंड चूज किया, 250 वर्ड्स लिए और उसको पब्लिश किए। सो डियर स्टूडेंट्स, इन फैक्ट द प्रेस or the newspaper, they selected only 250 words out of 8000 words. So of course it was tendencies. आप कह सकते हैं यह पक्षपातपूर्ण था. It might be spiteful also because they choose just to create sensation in the society. उन्होंने समाज में सिर्फ सेंसेशन क्रिएट करने के लिए वे सारे शब्द चुने, अन्यथा जो सर्वहित की बात थी, जो समाज के हित की बात थी, जो इम्पोर्टेंट बात थी, जो रिलेशन समझने लायक था कि चर्च, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, थियोलॉजी, इन सारी बातों को प्रेस ने जानबूझकर इग्नोर किया. दिस क्वाइट सब्सिडियरी पैराग्राफ वॉज रिपोर्टेड एवरीवेयर. और यह सब्सिडियरी पैराग्राफ हर जगह उसे प्रकाशित किया गया अंडर सेंसेशनल हेडलाइंस, सनसनीखेज हेडलाइंस के तहत, इन सच अ मैनर as to convey that this passing allusion formed the whole subject matter of my address. और इस तरह से उसे परोसा गया आम जनमानस के बीच अनेक माध्यमों से, ताकि ये समझा जाए कि लेखिका का जो उद्देश्य था, लेखिका का जो ध्येय था, वह सिर्फ इसी तरह की बातों को कहने में था, न कि समाज, न कि राजनीति, न कि थियोलॉजी, न कि धर्म के बारे में चर्चा करना था. So here, my dear students, you can understand it quite well that how or you can say, you can understand that press, it is, you can call it two-edged swords or double-edged swords, ये दुधारी तलवार की तरह काम करता है. Just through this personal life example of the author, you can understand that the presentation of the author was in 8000 words, but the press picked up only 250 words to launch a smear campaign against the author, or just to malign the author, or just to tarnish the image of the author, and just to create a kind of sensation in the society. Out of the 8000 words about theology, the reporters picked the only one which they presumed the readers capable of understanding to wit: fornication. Fornication is something related with sexuality. You, the reader, will appreciate the compliment, and this is how the press subverts the main news, the important news, the news which is concerned about the welfare of the society, the news which is concerned about the intellectual enrichment of the society. जो हमारे समाज की बौद्धिकता से जुड़ी हुई खबरें हैं, उसे वह दबाती हैं, उसे वह प्रेस दबाता है, और
जो सनसनीखेज खबरें हैं उसे वह छापता है. So this is what we studied in this part. Let us see the next one. I will however add for your comfort that this report was not made as you might well suppose. I will however add for your comfort that this report was not made. मैं लेखा कह रही हैं कि मैं फिर भी कहना चाहूँगी कि यह इस तरह का समाचार रिपोर्ट बनाया नहीं गया था. As you might well suppose, ऐसा कि आप सोच सकते हैं. By a pressman from your favorite paper, especially selected for the understanding of ecclesiastical affairs. Ecclesiastical affairs, no, ecclesiastical words, no, it is related with the affairs of church. या यूँ कहें यह धर्म से जुड़ी हुई बातों को दर्शाता है, धर्म से जुड़ी हुई बातों को व्याख्यायित करता है. तो लेखिका हमें ये बता रही हैं कि इस तरह के समाचार, इस तरह की बातें इसे प्रेस के द्वारा बनाया नहीं गया था. All the distorted reports emanated from a news agency. जो न्यूज एजेंसियों से इस प्रकार के जो डिस्टॉर्टेड रिपोर्ट्स थे, नहीं भ्रमित करने वाली खबरें थी, वो निकली. एंड द इंडिविजुअल एडिटर्स, और जो एडिटर्स थे, व्हेन रिमॉन्स्ट्रेटेड विथ, और जब उनसे ये पूछा गया, कहा गया, वर फॉर द मोस्ट पार्ट कंटेंट टू डिसअवो रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब उनसे पूछा गया, कहा गया, तो उन्होंने अपने दायित्व से इनकार कर दिया. डिसअवो का मतलब होता है बच्चों टू रिफ्यूज, इनकार करना. तो इस बात से इनकार कर जाते हैं. दिस इज हाउ यू लर्न व्हाट हैपन्स एट पब्लिक मीटिंग्स. और इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि पब्लिक मीटिंग्स में क्या होता है. सो हियर इन फैक्ट देयर आर टू फैक्टर्स टू अंडरस्टैंड दैट हाउ न्यूज़पेपर्स report deliberately misleading news, and if they are encountered, if they are questioned, then they refuse also. तो उनका एक तरह से इनकार भी होता है. जब वो गलत खबरें छापते हैं, उनके बाद से जब उनसे सवाल किया जाता है तो उसे इनकार भी करते हैं. सो दिस इज हाउ डियर चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, हमने बहुत सारी बातें सीखी इस पाठ के माध्यम से. अब तक हमने जो पढ़ा उसमें खास करके फ्रीडम ऑफ प्रेस की आज़ादी कितना महत्वपूर्ण है, उसके आज़ादी के लिए क्या क्या अनिवार्य तत्व हैं, किस तरह से प्रेस एक प्रकार का बैलेंस बनाता है, किस तरह से विज्ञापन का उसके ऊपर असर होता है, किस प्रकार से जो न्यूज़पेपर्स के मालिक होते हैं, which we call baron or magnate. Just I have given, no, I have said you just these 3-4 words: magnate, baron, tycoon. No, these are the words which you can say for those people who owns entire publication or who owns various kinds of publications. जो बहुत सारे publications को own करते हैं, जिसे आप magnate कह सकते हैं, baron कह सकते हैं, tycoon कह सकते हैं, doyen भी कह सकते हैं. So this is how, in fact, so it's a very crucial for the functioning of democracy in modern world that the press must remain resolute, must remain convicted, must remain wedded to its principles, to morality, to ethics. So these are the foundational, you can say, goals of free press. But at the same time, this free press has many challenges to face also. We must consider them also. हमें उसके बारे में भी ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि see, the chief source of income for the press, the survival of the press, what we studied today, it depends upon the revenue which comes from advertisement. विज्ञापन से प्राप्त हुए आय पर ही प्रेस चलता है. So the sources, the money which they get from the advertisement, that becomes the chief source of their survival. So here also the press has to walk on a thin rope. एक पतली सी रस्सी पर उसे संतुलन बनाकर चलना होगा. उसे जनमानस का भी ख्याल करना होगा, उसे सत्यता से डिगना भी नहीं होगा, सत्यता से परे भी नहीं होना होगा, और उसी तरह से उसे अपने विज्ञापन कंपनियों को भी उसको नाराज़ नहीं करना पड़ेगा. So this is how the role of press is very crucial. Its survival is also very crucial, and its existence, particularly when we talk about
morality, when you talk about ethics, when you talk about principles. So these are also the, as I said, foundational goals for a press. So the press has to keep keen eyes, on all these factors also. At the same time, it has to work in the best interest of democracy and the people. That's what, my dear children, we have studied today, and I hope you must have enjoyed the lesson. You must have learnt the nitty-gritty of the press, the subtle aspects, that how the press functions, which kind of challenges it faces. These are all things we have studied. Hopefully, for the remaining parts of the lesson, we shall meet again in the next class. Till then, goodbye, stay blessed, namaskar.